हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कुछ PYQ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं PYQ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड के 2020 ईयर एग्ज़ाम के हैं, नेट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। तो लिस्ट ए में कंसेप्ट गिवन है और लिस्ट बी में, लिस्ट सेकेंड में फिलोसफर गिवन है कि कौन सा कंसेप्ट कौन से फिलोसफर ने दिया है। तो ए लिखा हुआ है यहाँ पे एंटीनोमीज ऑफ प्योर रीज़न। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंटीनोमीज ऑफ प्योर रीज़न किसने दिया है। सेकंड है लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किसने दिया है। थर्ड है क्लियरनेस एंड डिस्टिंक्टनेस और किसने दिया है। और डी पार्ट है प्री इस्टेब्लिश्ड हारमोनी, किसने इसका फिलोसफर कौन है, किसने ये कंसेप्ट दिया है। तो मे बी हमें चारों के चारों कंसेप्ट ना भी पता होंगे कि इसका फिलोसफर कौन है, बट अगर हमें एक कंसेप्ट भी अच्छे से पता होगा कि इसका फिलोसफर कौन है तो ऑटोमेटिक अपने आप हमारे इसका जो आंसर है वो निकल जाएगा। जैसे कि मुझे पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अरिस्टोटल ने दिया है। मुझे इन चारों में से सिर्फ एक का आंसर पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अरिस्टोटल ने दिया है। तो अगर हमें एक का कंफर्म है कि मुझे पता है कि लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अरिस्टोटल ने दिया है, मतलब बी का थर्ड कंफर्म है, बाकी कुछ नहीं पता मेरे को, बट बी का थर्ड कंफर्म है। तो मैंने ऑप्शन में चेक किया कि बी का थर्ड कहाँ है। ए ऑप्शन में भी नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं, मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? ऑप्शन सेकंड। देखो यहाँ पे मैंने जस्ट एक कंसेप्ट से या फिर अपना जो एक कंसेप्ट वो आपको कंफर्म होना चाहिए। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन किसने दिया है? अरिस्टोटल ने दिया है, तो मतलब बी का थर्ड फिक्स हो गया। तो उसके बाद एंटीनोमीज ऑफ प्योर रीजन किसने दिया होगा? सेकंड, मतलब कांत ने। क्लियरेंस एंड डिस्टिंक्टनेस किसने दिया होगा? डिस्कार्टनेस ने। एंड प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मोनी किसने दिया होगा? लैलबिंज ने। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। हमें असर्शन गिवन है कि फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग CRT प्रोसीजर फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर हैव टू बी सिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर एक टीचिंग लर्निंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसके लिए स्कोरिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, स्कोरिंग को चेक करने के लिए, स्कोर देने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग दोनों ही टेस्टिंग होने चाहिए। तो पहले पता होना चाहिए कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कौन सी है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जहाँ पे स्टूडेंट को स्कोर किया जाता है उनकी परसेंटाइल या रैंकिंग फॉर्म में। जब स्टूडेंट की टेस्ट को हम परसेंटाइल या रैंक देते हैं तो वो हमारी होती है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। और CRT मीन्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग हमारी वो होती है जब स्टूडेंट का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, एक प्रोफिशेंसी होती है कि उसको इस क्राइटेरिया के अंदर अपने मार्क्स लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल कि नेट का फॉर्म फिल करने से पहले आपके का क्राइटेरिया फिक्स है कि जिसके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 55% मार्क्स होंगे वही नेट का फॉर्म फिल कर पाएगा। तो जो 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है वो आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर आता है। तो इसमें लिखा हुआ सेशन के अंदर कि अगर कोई टीचिंग लर्निंग सिस्टम हमें अच्छा बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए हमें नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT और CRT दोनों ही टेस्टिंग करनी होगी। तो सेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि CRT से आपके क्राइटेरिया होगा, उसके बाद NRT से रैंक आएगी, तो वो आपकी लर्निंग सिस्टम बहुत अच्छा बनेगा। तो सेशन इज़ करेक्ट। उसके बाद रीज़न देखते हैं। रीज़न लिखा हुआ है पेरेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट themselves need to know the status of accomplished in terms of their let down criteria and relative position of the participant that of others। इसका मतलब ये होगी, इसका रीज़न दिया हुआ है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग NRT और CRT हम क्यों यूज़ करते हैं। तो रीज़न है क्योंकि हमें असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बीच में क्योंकि या बिकॉज वर्ड लगा के। अब हमें पता चला कि हमें NRT और CRT को यूज़ करना है, बीच में आएगा बिकॉज, क्योंकि पेरेंट्स और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कि उनका स्टेटस क्या है, अपने क्राइटेरिया के टर्म्स में लगा लो या फिर उसकी रिलेटिव पोजीशन क्या है बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए। तो मतलब यह हुआ कि NRT और CRT को लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे की पोजीशन क्या है दूसरे पार्टिसिपेंट को देखते हुए, और साथ साथ बच्चे का क्राइटेरिया कैसा है।
तो दोनों को देखने के लिए मतलब पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों ही चाहते हैं कि क्राइटेरिया और एनआरटी दोनों ही टेस्टिंग हो। तो इसका मतलब रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब रीज़न असर्शन दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, और रीज़न भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की, कि पेरेंट्स चाहते हैं, स्टूडेंट चाहते हैं कि एनआरटी सीआरटी हो, साथ साथ एनआरटी सीआरटी होने से जो टीचिंग सिस्टम में ज़्यादा सक्सेसफुल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग लिखा हुआ है। एक साइड हमें है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक साइड डिस्क्रिप्शन की कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसा उसका मतलब कैसा लर्नर होगा। ए पार्ट है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बी है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सी है इमोशनल एंड फोर्थ है कोग्निटिव। एकेडमिक मीन्स उस लर्नर को सिर्फ एकेडमिक पर ध्यान देगा। कोग्निटिव मीन्स उसकी इंटेलिजेंस पावर, उसकी बुद्धि, उसकी रीजनिंग, उसकी तार्किक क्षमता उसकी कैसी है। सोशली मीन्स सोशली कैसा बिहेव करता है वो। इमोशनली मतलब कैसे उसके जो है इमोशनल कितना अटैच है वो किसी भी चीज़ से। तो इसका ए पार्ट है कि एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है एकेडमिक मीन्स उसकी शैक्षिक, मतलब कि वो उसके कोर्सेज में कैसा ध्यान है, वो अपने स्टडी कैसे कर रहा है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है। तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो इसके साइड में देखेंगे अगर हम, तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिखा हुआ है कि लर्नर एनकोड एंड डिकोड्स रेलिवेंट मैसेज करेक्टली। अब जो लर्नर है वो अपना मैसेज को अच्छे से एनकोड डिकोड कर पाता है, मतलब अच्छे से समझ पाता है, तो फिर वो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आएगा। वो तो उसकी बुद्धि क्षमता है, मतलब उसकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है, वो अच्छा सोचता है, उसकी रीजनिंग अच्छी है, इसी वजह से वो किसी भी मैसेज को अच्छे से एनकोड डिकोड कर सकता है। तो अगर उसकी रीजनिंग अच्छी है, उसकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है, उसकी बुद्धि अच्छी है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। तो डी का फर्स्ट आ जाएगा यहाँ से, डी का फर्स्ट। उसके बाद सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद सेकंड पार्ट है यहाँ पे लर्नर सेलेक्ट डिफरेंट थीम इन हिज एंड हर कोर्स व्हेन नीडेड। लर्नर अपने अकॉर्डिंग जब भी उसको जरूरत होती है तब वो अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कोर्स को अपने कोर्स में अलग अलग थीम को सेलेक्ट करता है। तो देखो जब कोर्स की बात आती है तो कोर्स कहाँ होगा, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, मतलब ए का सेकंड रहेगा, डी का फर्स्ट। तो हमने चेक किया तो फर्स्ट ऑप्शन में नीचे देखा तो ए का सेकंड है, बट डी का थर्ड है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ए का फर्स्ट है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में ए का फर्स्ट सेकंड है, ए का सेकंड और डी का फर्स्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ए का सेकंड है एकेडमिक मीन्स जहाँ पे वो अपने कोर्स को सिलेक्ट कर रहा है, डी का फर्स्ट मीन्स कोग्निटिव जहाँ पे जो लर्नर है वो अच्छे से इनकोड डिकोड कर पा रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि क्षमता अच्छी है, उसकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी है। बी का थर्ड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लिखा हुआ है लर्नर, बी का थर्ड में लिखा हुआ है लर्नर वर्क्स एज अ टीम मेंबर ऑफ द पीयर, मतलब जो लर्नर है वो अच्छे से टीम मेंबर की तरह काम कर रहा है, तो मतलब उसकी सोशल उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा है, तो बी का थर्ड हो जाएगा। एंड सी का फोर्थ इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा हुआ है कि लर्नर स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एविडेंट इन लाइक एंड डिसलाइक ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लास। कि जो लर्नर है वो अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जैसा भी उनकी क्लास में है वैसा उनके मेंबर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो मतलब यहाँ पे वो इमोशनली अटैच है हर मेंबर से, उनके डिफरेंसेस से। तो ये हमारे होगी इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए यूनिवर्सिटी टीचर कंडक्ट रिसर्च स्टडी वेयर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज्ड टू असेस द effect on student level of participation in terms of the socio-economic status of the family and its habitat. Which of the following study will be called an independent variable? एक यूनिवर्सिटी टीचर है जो रिसर्च करता है, मतलब रिसर्च कंडक्ट करता है, रिसर्च स्टडी करता है, जहाँ पे उसने लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया है, मतलब लेक्चर कम है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ज़्यादा है। इज यूज टू असेस द इफेक्ट ऑन स्टूडेंट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, कि उन बच्चों का कैसा पार्टिसिपेशन है, मतलब उसने लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ किया है उसको चेक करने के लिए कि बच्चों का स्टूडेंट का कैसा पार्टिसिपेशन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, उनकी फैमिली के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए कैसा पार्टिसिपेशन है। तो इसमें पूछा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, फैमिली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फैमिली इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखो स्टूडेंट लेवल पार्टिसिपेशन डिपेंडेंट है उनके स्टेटस पर,
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी डिपेंडेंट है और उनकी हैबिट भी डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर। बट जो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो टीचर यूज़ कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक स्वतंत्र चर है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है जो टीचर यूज़ कर रहा है अपने स्टडी में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमें आइडेंटिफाई करना उन फीचर्स को जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल की कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं कि जहाँ पे जो टीचर है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दोनों सेम लेवल पे होते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स हमारा जो पीजी कोर्स है या फिर यूजी कोर्स है, मतलब जहाँ पे जो टीचर स्टूडेंट है वो अपना कंसेप्ट को समझना शुरू करता है, उसकी कंसेप्ट लर्निंग होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है कंसेप्ट के मामले में। यहाँ पे वो रूट लर्निंग नहीं करता, साथ साथ वो एग्जाम्पल्स को यूज़ करता है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है और जो है अपने मैसेज को अच्छे से समझता है। इसके ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट ए पार्ट दिया हुआ है, टीचिंग स्ट्रेस रिसिटेशन ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। जो टीचर है वो कहाँ पर जोर देता है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो टीचर है वो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पर जोर देने के बजाय वो कंसेप्ट पर जोर देता है, कंसेप्ट पर स्ट्रेस डालता है कि बच्चे कंसेप्ट को समझें, क्योंकि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन हमारा आता है मेमोरी लेवल में, जहाँ पे रूट लर्निंग होती है, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन को याद करता है। तो इसका ए ऑप्शन नहीं आएगा, उसके बाद ए नहीं आएगा। उसके बाद सेकंड है, टीचिंग बिकम एन एक्टिविटी टू प्रमोट यूजिंग ऑफ रिलेशनशिप सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि जो टीचिंग है वो रिलेशनशिप को प्रमोट करता है, फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप को, कि जो बच्चा है स्टूडेंट है वो फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करे, वो उसको प्रमोट करता है। तो रिलेशनशिप एक कीवर्ड है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, जैसा कि हमने किया था, तो वो बी पॉइंट आएगा। उसके बाद सी पॉइंट है, द टीचर एक्सपर्ट दैट स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग इन देयर ओन वर्ड्स, कि जो टीचर है वो एक्सपेक्ट करता है बच्चों से, स्टूडेंट से, कि वो किसी भी वर्ड का मीनिंग को अपने वर्ड में, अपनी वर्डिंग के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है। तो ये भी सी पार्ट पे आएगा, क्योंकि जो सी में भी लिखा हुआ है कि जो टीचर है वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे उस कंसेप्ट को समझें, उस कंसेप्ट का मीनिंग अपने वर्ड्स में लिख पाएँ, तो सी आएगा। उसके बाद डी आता है, द टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड। तो ये हमारे मेमोरी लेवल के अंदर आता है, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, रैपिडिटी एंड रूट लर्निंग, वो हमारे चारों ही मेमोरी लेवल के पार्ट हैं। तो डी पॉइंट नहीं आएगा इसमें, एक तो बी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है ई पॉइंट में, द टीचर गिव अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एज टू बीइंग होम द मेन आइडियाज़। तो एग्जाम्पल्स कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल का, तो ई पॉइंट आएगा इसमें। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो टीचर है वो एग्जाम्पल्स को देता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल को, ताकि बच्चा उस कंसेप्ट को समझे, उस मेन आइडिया को समझे, ई पॉइंट आएगा। बी सी ई तीनों पॉइंट आएंगे। उसके बाद अगला है अनस्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ मैसेज। तो वो पॉइंट कहीं भी नहीं है कि आप किसी भी मैसेज डिलीवर कर रहे हो वो अनस्ट्रक्चर्ड है, किसी फॉर्म में नहीं है, तो वो हमारा एफ पॉइंट कहीं भी नहीं आएगा, किसी भी लेवल में नहीं आता, तो एफ पॉइंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा बचा बी सी एंड ई, तीन ही पॉइंट आएंगे जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं। इनके कीवर्ड भी हम याद रखेंगे, रिलेशनशिप है, एग्जाम्पल है, मीनिंग को समझना है, कंसेप्ट को समझना, सब कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल के। यहाँ पर टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चों से, स्टूडेंट से डायरेक्टली। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, बी सी एंड ई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द सीक्वेंस द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी इन अरिस्टोटल फिलोसफी। हमें अरिस्टोटल फिलोसफी के अकॉर्डिंग इन चारों ही थ्योरी को एक अरेंज, मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले अरिस्टोटल ने कौन सी थ्योरी दी थी? सबसे पहले थ्योरी आई थी, सबसे पहले जो फिलोसफी के अकॉर्डिंग, अरिस्टोटल फिलोसफी के अकॉर्डिंग सबसे पहले थ्योरी आई थी, सबसे पहले कौन सी थ्योरी आई थी? मटेरियल कोज। मटेरियल कोज के बाद आया था फॉर्मल कोज, उसके बाद एफिशिएंट, और लास्ट में फाइनल कोज। देखो लास्ट का तो हमें फिक्स होगा कि फाइनल मतलब फाइनल, तो फाइनल ही लास्ट फाइनल रहेगा। तो डी तो लास्ट में बात तो फिक्स हो गई, तो मतलब या तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो है ही नहीं इसके अंदर, या तो बच गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, या ऑप्शन नंबर थर्ड, या ऑप्शन नंबर 4। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
तो लास्ट फाइनल रहेगा, डी हो गया। उसके बाद हमें पता है कि सबसे पहले मटेरियल आया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल। कि हमें सबसे पहले हम याद रख सकते हैं चीज़ को कि सबसे पहले वो मटेरियल मतलब कुछ सामान आएगा तभी तो काम होगा ना। तो सबसे पहले मटेरियल आया, सबसे पहले आएगा ए। तो ए स्टार्टिंग का रहेगा और डी लास्ट का रहेगा। तो ए ऑप्शन सेकंड और डिलीट हो चुका है पहले ही। अब ऑप्शन नंबर थर्ड डिलीट होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर थर्ड में सबसे पहले सी लिखा हुआ है, तो सी आएगा सबसे पहले। तो ऑप्शन थर्ड डिलीट, सेकंड डिलीट। अब बच गया फर्स्ट एंड फोर्थ। सबसे पहले आएगा मटेरियल, लास्ट में आएगा फाइनल। सबसे पहले सामान आया, लास्ट में फाइनल हो गया वो, ये बात तो मैं याद रखेगी। अब बच गया बी एंड सी में क्या रहेगा। तो सबसे पहले सामान मीन्स मटेरियल आया, उसके बाद हमने फॉर्मेलिटी की ताकि वो चीज़ एफिशिएंट बने, और फिर एफिशिएंट के बाद वो फाइनल रहेगी। एक लाइन है इसकी याद करने की, सबसे पहले मटेरियल आया, फिर वो हमने उसके ऊपर फॉर्मेलिटी की मीन्स काम किया ताकि वो एफिशिएंट बने, और एफिशिएंट होगा तो वो अपने आप फाइनल हो जाएगा। तो सबसे पहले मटेरियल, देन फॉर्मेलिटी मीन्स फॉर्मल, उसके बाद एफिशिएंट करना है काम को, उसके बाद फाइनल कोर्स। मतलब ए सी बी डी ये सीक्वेंस रहेगी एरिस्टोटल फिलोसफी की कैजुअलिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मटेरियल आएगा, उसके बाद फॉर्मेलिटी होगी मीन्स फॉर्मल कोज आएगा, उसके बाद उस फॉर्मेलिटी करेंगे ताकि वो काम एफिशिएंट बने, वो मटेरियल एफिशिएंट बने। तो मीन्स फॉर्मेलिटी के बाद फॉर्मल के बाद एफिशिएंट कोज, और लास्ट में फाइनल कोज। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ए सी बी डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग आर लर्नर सेंटर्ड। कि इनमें से कौन कौन सी टीचिंग ऐसी हैं जो लर्नर सेंटर्ड हैं, जो स्टूडेंट को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो फर्स्ट साइबरनेटिक्स, बी है लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स, सी है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन है वो लर्नर सेंटर्ड नहीं है क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा, मतलब सी नहीं आएगा इसमें पॉइंट। डी है प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, और ई है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन भी हमारा आता है मिक्स स्ट्रेटेजी के अंदर, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों ही लर्नर दोनों सेंटर्ड हैं, वो जस्ट लर्नर सेंटर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ई तो सॉरी मतलब सी पॉइंट एंड ई पॉइंट तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेशन आता है हमारा टीचिंग सेंटर्ड और ग्रुप डिस्कशन आता है हमारा मिक्स स्ट्रेटेजी, मतलब दोनों सेंटर्ड है वो टीचर और लर्नर, वो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ लर्नर सेंटर्ड नहीं है। तो पॉइंट सी एंड ई नहीं आएगा, सी नहीं आएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं आएगा, एंड ई नहीं आएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 नहीं आएगा। तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ नीड बच गया ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों। हमारा बी है लेक्चर विद ऑडियो विजुअल एड्स। अब जो लेक्चर है, लेक्चर हमारा था टीचर सेंटर्ड में, लेक्चर हमारा टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, जहाँ पे जो टीचर है वो लेक्चर देता है बच्चों को, बच्चे हैं वो सुस्त हैं, मतलब उनका ज़रूरी नहीं कि वो एक्टिव होके ही सुनेंगे, ठीक है। तो मतलब लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड है। तो ऑप्शन जो है बी डिलीट हो गया, उसके बाद सी और ई तो हम डिलीट पहले ही कर रखे हैं, तो अब बच गया ऑप्शन नंबर 1 एंड डी। तो ए और डी पॉइंट कहाँ पर है, वो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जो है लर्नर सेंटर्ड है हमारे साइबरनेटिक्स एंड प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल टास्क मतलब प्रोजेक्ट जो मेथड है वो लर्नर सेंटर्ड है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि आप इनको कंप्लीट करो, उनको प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है वहाँ पे, ताकि उनकी लर्निंग अच्छी हो, उनकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो। तो ये लर्नर सेंटर्ड है, तो उसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए एंड डी, क्योंकि लेक्चर मेथड और क्वेश्चन आंसर दोनों ही टीचर सेंटर्ड है, और ग्रुप डिस्कशन हमारा आता है या तो टीचर सेंटर्ड में आएगा फिर मिक्स स्ट्रेटेजी में, लर्नर सेंटर्ड में नहीं है वो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन इंडियंस हिज सिचुएशन एजुकेशन की सीक्वेंस बतानी है हमें कि कैसे कैसे टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट हुई है इंडियन एजुकेशन के अंदर। सबसे पहले क्या आया, ऑडियो विजुअल आया है, आईसीटी आया है, ओरल आया है या फिर विजुअल आया है। तो सबसे पहले क्या आया है हमें बताना है सीक्वेंस में कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले कौन सी चीज़ आई, उसके बाद क्या डेवलप हुआ है, उसके बाद क्या डेवलप, लास्ट में क्या डेवलप हुआ है। और सबसे पहले हमारा आया है ओरल, उसके बाद सबसे पहले रेडियो में काम चलता था मतलब ओरल, उसके बाद विजुअल मीन्स देखने की चीज़ आई, उसके बाद ऑडियो विजुअल मीन्स जैसे टीवी है, उसके बाद टेलीविज़न आया कि हम उसमें सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो गया, एंड लास्ट में हमारा आईसीटी बेस आया मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि आईसीटी बिल्कुल एंड में आया है, तो मतलब आईसीटी सबसे पहले नहीं आया होगा, तो ऑप्शन थर्ड डिलीट,
एंड ICT सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब ICT ऑप्शन 4 भी डिलीट। अब बच गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट में ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल सबसे पहले टीवी, सबसे पहले रेडियो आया है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ओरली, मतलब सबसे पहले रेडियो आया, उसके बाद टीवी आया है, उसके बाद टेलीविज़न आया है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा इसका करेक्ट आंसर, जहाँ पे सबसे पहले ओरल, उसके बाद विजुअल देखने का, उसके बाद ऑडियो विजुअल की देखने सुनने दोनों का, उसके बाद ICT बेस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, की कौन कौन से इन पाँचों पॉइंट में से ABCDE पाँचों पॉइंट्स में से कौन कौन से अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जहाँ पे एग्जाम्पल की बात होगी, रिलेशनशिप की बात होगी, फैक्ट कंसेप्ट की बात होगी, तो वो हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो इसमें ए लिखा हुआ है, ए पॉइंट, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन टू प्रमोट रिटेंशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटेड, कि इसमें क्या होता है फर्स्ट ए पॉइंट में, कि जो टीचर है वो प्रमोट करता है स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, मतलब जो टीचर है वो स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन दे रहा है। मीन्स यहाँ क्लोज सुपरविजन की बात हो रही है, तो वो हमारा मेमोरी लेवल में होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं होता। तो ए ऑप्शन नहीं आएगा, ए पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद बी पॉइंट है, गिविंग ए लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल बहुत बड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। तो कंसेप्ट भी कीवर्ड है, एग्जाम्पल्स भी कीवर्ड हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट को समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो बी पॉइंट आएगा। सी पॉइंट है, इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना मेमोरी लेवल का पार्ट है। सी नहीं आएगा। इसके बाद डी है, हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट, फैक्ट के बारे में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, उनका रिलेशनशिप चेक करना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल है, कि दोनों फैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें दोनों, जैसे कि हम याद करते हैं सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज़ के बेस पे, मतलब दो कंसेप्ट के बीच में, दो फैक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनमें सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उनमें असमानताएँ हैं, तो वो फाइंड आउट करना ही अंडरस्टैंडिंग लेवल का पार्ट है। तो एक तो पी पॉइंट आएगा, डी पॉइंट आएगा, उसके बाद ई पॉइंट लिखा हुआ है, क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारा आता है मेमोरी लेवल में फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन को, तो ये भी हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट नहीं है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल दिए जाते हैं, साथ साथ रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, बी एंड डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ अ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इन पांचों पॉइंट्स में से। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम वो होता है जहाँ पर जो एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉयर या टीचर वो स्टूडेंट को अप्रेज करता है, उसकी सराहना करता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो टीचर है वो स्टूडेंट को उसके वीकनेस के बारे में बताएगी, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है। साथ साथ जो टीचर है वो उसको बताएगा अपने स्टूडेंट्स को, कि उसको मोटिवेट करेगा ताकि वो अच्छे से अपना काम को कर पाए। ऐसे अगर कोई एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर वर्कर्स को एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगा ताकि वो काम एफिशिएंट तरीके से करे। साथ साथ जो एम्प्लॉयर है या मैनेजर है वो एम्प्लॉय को या वर्कर्स को बताएगा क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेस है, ताकि उनको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पता हो तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ, अपनी वीकनेस को सुधार पाएँ। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ए पॉइंट है, टू हेल्प एन एम्प्लॉय इन फाइंडिंग आउट हिज एंड हर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो वो अब आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल में, क्योंकि परफॉर्मेंस उनके अप्रेज करनी, उनकी सराहना करनी है ताकि वो अच्छे से काम करें। वो कब होगी, जब उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होगा। उसके बाद बी है, टू हेल्प इन क्रिएटिंग डिज़ायरेबल ऑर्गेनाइजेशनल एथोस, मतलब कि उनको हेल्प, जो ये सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव है कि उनको वर्कर्स को उनके ऑर्गेनाइजेशनल एथोस में उनके एथिक्स के बारे में बताया जाए। सी है, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पीपल फॉर द पर्पज ऑफ मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग दैम फॉर न्यू रोल, कि जो ये सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल वो हेल्प करता है वर्कर्स की, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस पर्पज़ के लिए उनको मोटिवेट करना है, कहाँ उनको ट्रेनिंग देनी है नए नए रोल के लिए, मतलब कहाँ उनको नए काम के लिए ट्रेनिंग देनी है, ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी से एफिशिएंट
से वो एफिशिएंसी से वो काम कर पाए। ए बी सी तीनों ही आएंगे। डी में लिखा हुआ है टू हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द नॉन परफॉर्मेंस विद परफॉर्मेंस, कि यहाँ पे वो अलगाव की बात कर रहा है कि जो परफॉर्मेंस जो अच्छा काम करने वाले हैं और जो नॉन परफॉर्मेंस जो अच्छा काम नहीं करने वाले, दोनों को हम अलग करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का पार्ट नहीं है ये। और ई है टू इनेबल लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द वीकनेस ऑफ सिस्टम, कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को उसके सिस्टम के बारे में वीकनेस बताता है कि क्या क्या उन लर्नर्स की वीकनेस है। जो टीचर है वो बच्चों को बताएगा क्या उनकी वीकनेस है। तो यहाँ पे ई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ई पॉइंट में गलत लिखा हुआ है। वो टीचर सिर्फ उनको वीकनेस के बारे में ना बता के उनको स्ट्रेंथ भी बताता है, ताकि वो मोटिवेट भी रहें कि हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस को वो कम करने की कोशिश करें। तो डी एंड डी पॉइंट नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टीचर है वो उनकी परफॉर्मेंस को प्रेस करना चाहता है, ना कि उनको डीमोटिवेट करना चाहता है। दोनों में डिफरेंस ला के कि परफॉर्मेंस कौन है और नॉन परफॉर्मेंस कौन है। तो डी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ए बी एंड सी तीनों ही आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 है इन ए क्लासरूम एवरी टीचर हैज़ टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। क्लासरूम के अंदर हर टीचर को गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करना है, मतलब वो हर चीज़ की देख रेख करे। एंड स्टेटमेंट सेकंड है एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मोरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट, कि हर टीचर जो हायर एजुकेशन के अंदर काम करता है वो एक्ट करता है कस्टोडियन का रोल प्ले करता है वो स्टूडेंट के लिए, अंदर और बाहर, मीन्स इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरीके से। तो ये बात सही है, बट ये चीज़ गलत है कि वो सिर्फ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ही एक्ट करते हैं। टीचर हर एक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, नॉन सेकेंडरी कैसा ही हो, वो हर जगह रोल प्ले करता है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड गलत है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि हर टीचर एक गेट कीपर का काम करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वही मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ लिखा है टाइप ऑफ अप्रेजल, एक तरफ लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कौन सी अप्रेजल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट हमारा हर तरीके से होता है। डेवलपमेंट मीन्स मॉरल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। सब जगह से डेवलपमेंट होगा तो वो हमारा डेवलपमेंट के अंदर मतलब विकास। बी है मैनेजरियल मीन्स मैनेज करना कि कैसे वो काम करना है, कैसे उसको अचीव करना है। सी है लेज़ी-फेयर मीन्स जहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट की बात होती है। एंड डी जजमेंटल, जहाँ पे जो जजमेंट देता है, मतलब कैसे वो मेंटेन रखेगा उसके ऊपर जजमेंट देता है। तो ये है फर्स्ट डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द मॉरल, एथिकल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़। तो ए का आएगा सेकंड, कि डेवलपमेंट सब चीज़ से कंसर्न करेगा, मॉरल से भी, एथिकल से भी और प्रोफेशनल वैल्यूज से भी। तो ए का सेकंड। उसके बाद है मैनेजरियल इज़ कंसर्न्ड विद डूइंग एंड अचीविंग, कि कोई भी काम करना उसको अचीव करना है, उसकी मैनेजमेंट ही करना है, कि कैसे वो काम करें, कैसे उसको अचीव करें, उसकी मैनेजमेंट ही हमारा मैनेजरियल अप्रेजल है। तो बी का फर्स्ट एंड सी का फोर्थ। लेज़ी-फेयर इज़ कंसर्न्ड विद द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड डी का थर्ड। जजमेंटल इज कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे ए का थर्ड डेवलपमेंट मॉरली और एथिकली, प्रोफेशनली, सोशली, इमोशनली सब कुछ आएगा। एंड मैनेजरियल, जहाँ पे कोई भी काम हम मैनेज करना सीख जाते हैं, उसको करना कैसे, डूइंग एंड अचीविंग मीन्स कैसे उसको करें ताकि वो काम अचीव हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाए। तो मैनेजरियल मीन्स डूइंग एंड अचीविंग। एंड लेज़ी-फेयर मतलब कि अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की कोई इंपॉर्टेंस देना लेज़ी-फेयर के अंदर आएगा हमारा। और जजमेंटल, जहाँ पे सोशल कंट्रोल की मेंटेनेंस हो। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मेथड ऑफ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है ये भी। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड साइड में डिस्क्रिप्शन है, सेकंड में डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें टेस्टिंग के लिए, तो उसका कैसा डिस्क्रिप्शन, मतलब कैसा उसमें कितना वो रिलायबल रहेगा, कि क्या उसका डिस्क्रिप्शन है। तो फर्स्ट है टेस्ट रिटेस्ट मेथड। टेस्ट रिटेस्ट मेथड की रिलायबिलिटी चेक होती है जब कोई भी टेस्ट सेम ग्रुप पे अप्लाई करते हैं अलग अलग सेशन पे। जैसे हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जहाँ पे हम एक ही पॉपुलेशन पर बार बार रिसर्च करते हैं, तो वो हमारा टेस्ट रिटेस्ट है, मतलब हमने सेम टेस्ट को वापस लिया है उसी ग्रुप के ऊपर। तो इसमें आएगा ए का फोर्थ।
टेस्ट इज टेस्ट मेथड विच एडमिनिस्ट्रेटिंग द टू फॉर्म ऑफ टेस्ट, दो फॉर्म होगी टेस्ट की, टू द सेम ग्रुप पर अप्लाई करना पड़ेगा वो टेस्ट एट टू डिफरेंट सेशन। मीन्स इंटरवल पर जब हम सेम ग्रुप पर वही टेस्ट अप्लाई करते हैं तो वो हमारा होता है टेस्ट रिटेस्ट, मतलब सेम टेस्ट को वापस लेना है उसी ग्रुप से। तो ए का फोर्थ, उसके बाद अल्टरनेटिव फॉर्म टेस्ट, अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड। अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड होता है हमारा जब हम सेम टेस्ट को सेम ग्रुप पे अप्लाई करते हैं पर अलग अलग सेशन में। तो बी का थर्ड आएगा कि सेम टेस्ट है सेम ग्रुप बट अलग अलग सेशन रहेगा। उसके बट टेस्ट रिटेस्ट में दो फॉर्म टेस्ट की थी। उसके बाद स्प्लिट हाफ मेथड होता है हमारा जब दो या दो से ज़्यादा रेटर्स उस चीज़ को स्कोर करते हैं। एंड डी का फर्स्ट इंटरेक्टिव मेथड जहाँ पे जो टेस्ट है वो एक सेशन में लिया जाएगा और दो अलग अलग इक्विवेलेंट हाफ में लिया जाएगा कोरिलेशन के लिए। तो डी का फर्स्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर रोल इज़ मोर एक्टिव रादर देन बीइंग इंटरेक्टिव, कि कौन सा टीचिंग का लेवल ऐसा है जहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव है इंटरेक्टिव के बजाय। तो इंटरेक्टिव का होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दोनों आपस में जो टीचर बच्चों को कंसेप्ट समझाएगा उसको कंसेप्ट क्लियर करवा के एग्जाम्पल देगा, रिलेशनशिप बताएगा दो फैक्ट के बीच में, तो वो हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। और रिफ्लेक्टिव लेवल में इंटरेक्शन होता ही नहीं है। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पीएचडी कर रहे होते हैं, मतलब खुद से प्रॉब्लम सोल्यूशन निकालते हैं। ऑटोनोमस लेवल में इंटरेक्शन होता ही नहीं है, वहाँ पे तो बच्चा बहुत छोटा होता है। तो मेमोरी लेवल ऐसा है जहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा एक्टिव है इंटरेक्टिव के बजाय, मतलब जहाँ पे जो टीचर इंटरेक्टिव तो होगा जहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों आपस में एक्टिव रहेंगे, स्टूडेंट भी एक्टिव टीचर भी एक्टिव है तो होगा इंटरेक्टिव। और एक्टिव रहेगा जहाँ पे मेमोरी लेवल मीन्स जहाँ पे सिर्फ टीचर ही एक्टिव है, जहाँ पर टीचर ही एक्टिव, टीचर बच्चों को समझा रहा है, टीचर बच्चों को रूट लर्निंग करवा रहा है, उनको फैक्ट को याद करवा रहा है। तो इसका आंसर आएगा मेमोरी लेवल, जहाँ पर टीचर रोल ज़्यादा एक्टिव है इंटरेक्टिव होने के बजाय, क्योंकि इंटरेक्टिव तब होगा जब बच्चे भी एक्टिव रहेंगे। बट मेमोरी लेवल में बच्चे इतने एक्टिव नहीं होते, वो सिर्फ उनको फैक्ट को याद रखते हैं, उनको सिर्फ रूट लर्निंग से सिर्फ याद रखते हैं, समझते नहीं हैं उस चीज़ को। तो टीचर का रोल एक्टिव रहेगा मेमोरी लेवल में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, मेमोरी लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि ऐसे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमें करनी होती है। तो इसमें ए है गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट एंड कंसेप्ट, तो एग्जाम्पल है मीन्स ए ऑप्शन ए पॉइंट आएगा। उसके बाद बी है प्रिजेंटिंग फैक्ट एंड फोकस ऑन रिमेंबरिंग द बेसिक फीचर अंडरलाइंग दैम, सिर्फ याद रखना सिर्फ रिमेंबर करना वो मेमोरी लेवल में आएगा, तो बी पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद सी पॉइंट है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रमोटली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद डी है कंडक्टिंग डिस्कशन टू एग्जामाइन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, एंड ई है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू गिव द इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट प्रेजेंटिंग। तो ये आएगा कि जो टीचर है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है बच्चों को कि वो जो फैक्ट है उनको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करे, तो वो भी आएगा। मतलब ऑप्शन पॉइंट ए एंड पॉइंट ई आएगा। तो पॉइंट ए एंड ई कौन से ऑप्शन में है, वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे हमारा आएगा ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट ए, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पर जो टीचर अंडरस्टैंड लेवल में एग्जाम्पल देगा, बच्चों को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करना सिखाएगा, साथ साथ उनको बताएगा कि कहाँ उनके प्रोज हैं, क्या कंक्लूजन है किसी भी इशू के, तो वो बताता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में बहुत बार पूछा गया है, शिफ्ट अलग अलग है बट क्वेश्चन सेम ही रिपीट कर रही हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल का। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप, ऐसा कुछ हमें कीवर्ड्स याद रखने ताकि वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। अभी तक हमने किया था अंडरस्टैंडिंग, बट अब क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव टीचिंग के ऊपर कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होगी। तो ए है टीचर प्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल दैम, तो रिकॉलिंग रिटेंशन कहाँ आता है, मेमोरी लेवल में, ये नहीं आएगा। बी पॉइंट है टीचर कंडक्ट ड्रिल एंड एक्सरसाइज टू फिक्स अप द आइडियाज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। सी है
ए ऑप्शन तो ए पॉइंट तो आएगा नहीं, तो हमारा डिलीट हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ पे ए भी लिखा हो तो ऑप्शन नंबर ए डिलीट। उसके बाद सी पॉइंट है इशू एंड रेज्ड एंड डिस्कस विद अ व्यू टू शिफ्ट द पोटेंशियल रैशनल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो जो इशू हैं वो टीचर डिस्कस करता है स्टूडेंट के साथ, ताकि उनके जो रैशनल थिंकिंग को उनकी रैशनल थिंकिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो सी आएगा। उसके बाद डी है टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल एंड पैरेलल आइडियाज़। तो एग्जांपल वाला पॉइंट अंडरस्टैंडिंग में है, तो डी पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद ई है एकेडमिक सेशन टू आर कंडक्टेड इन अ डायलॉगिक मोड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो ये हमारा आएगा ई। तो सी जो हमारा था जहाँ पे रैशनल थिंकिंग आएगी, उसके बाद ऑप्शन नंबर ई आएगा, पॉइंट ई आएगा, जहाँ पे जो टीचर है वो सेशन करते ताकि जो बच्चे हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट को ज़्यादा एक्सप्लोर, ज़्यादा उनको एक्सप्लेन करना सीखें। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर सी एंड ई। जहाँ पे जो टीचर है वो सिखा रहा है बच्चों को उनके आइडियाज़ को, उनके आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करना, साथ साथ उनको बता रहा है कि क्या उनके सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हो सकता है, उनके साथ इशू शेयर्स करेगा, उनके साथ इशू को डिस्कस करेगा, ताकि उनकी रैशनल थिंकिंग ज़्यादा डेवलप हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। जो फील्ड पर डिपेंडेंट है वो लर्नर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो अपना जो बच्चे जो लर्नर्स खुद से फील्ड डिपेंडेंट है, मतलब खुद से फील्ड पे काम कर सकते हैं, तो वो लर्नर्स अपना करिकुलम खुद से बना सकते हैं। साथ साथ वो लर्नर है वो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ साथ वो कोऑपरेट भी करेंगे, और जब वो उनमें कोऑपरेशन की भावना, जब वो कोऑपरेट करेंगे तो वो अकेले काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर का फर्स्ट ए पॉइंट है पर्सनलाइज करिकुलम, तो वो आएगा क्योंकि जो डिपेंडेंट लर्नर है वो अपना करिकुलम खुद बना सकते हैं। बी पॉइंट है रेयरली सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द टीचर। तो ऐसा नहीं है कि जो फील्ड डिपेंडेंट होगा वो टीचर के कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं, तो बी पॉइंट नहीं आएगा। उसके बाद सी है सीक गाइडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन फ्रॉम टीचर, कि जो टीचर इससे गाइडेंस लेगा तो वो पॉइंट सही है। डी है लाइक टू कोऑपरेट करना पसंद करेगा, तो वो भी पॉइंट आएगा फील्ड डिपेंडेंट में। एंड प्रेफर टू वर्क अलोन, ई पॉइंट में प्रेफर टू वर्क अलोन, तो वो अकेला काम करना प्रेफर नहीं करेगा, तो ई पॉइंट नहीं आएगा। तो इसका आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ए सी डी। खुद से करिकुलम बनेगा फील्ड डिपेंडेंट लर्नर, टीचर से गाइडेंस लेगा, साथ साथ अपना काम जो है कोऑपरेशन से करेगा, कोऑपरेट की भावना से करेगा, सहयोग की भावना से करेगा, ना कि अकेला काम करना पसंद करेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी लिस्ट मैच द फॉलोइंग है। एक लिस्ट में लिखा हुआ है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी और एक में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है हमारी इंस्ट्रक्टिंग मतलब जहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी फॉर्मली या तो दी जाएगी या फिर ली जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन मतलब कि जहाँ पे जो है फॉर्मली गिव एंड टेक होता है, ठीक। उसके बाद सेकंड है कम्युनिकेटिंग मीन्स जहाँ पे कम्युनिकेशन होगा, जहाँ पे बातचीत होगी। तो उसके बाद है मैनेजिंग मीन्स मैनेज करना, एंड मॉनिटरिंग मीन्स मॉनिटर करना, ताकि वो मॉनिटर करना कि कुछ गलत नहीं चल रहा, कुछ गलत ना हो, ताकि वो कंट्रोल में आ सके। तो इंस्ट्रक्टिंग का ऑप्शन आएगा एंड इंस्ट्रक्टिंग आएगा फर्स्ट। ऑप्टिमाइजिंग ऑन एंड ऑफ टास्क, तो ए का फर्स्ट आएगा, बी का सेकंड। कम्युनिकेटिंग मीन्स वॉचिंग ग्रुप बिहेवियर और उनके साथ रिएक्ट करना, जल्दी रिएक्ट करना, जल्दी बात करना, तो बी का सेकंड। सी का थर्ड मैनेजिंग मीन्स मेथड्स यूज़ करना, एक्टिविटीज़ यूज़ करना ताकि लर्निंग प्रमोट हो। एंड मॉनिटरिंग मीन्स ट्रांसमिटिंग थॉट एंड आइडियाज़ वर्बली एंड नॉन वर्बली, तो उनको मॉनिटर करना, उनको ट्रांसमिट करना अपने विचार वर्बली या नॉन वर्बली। तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा थर्ड, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव विच विल बी द कैटेगराइज्ड एज हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। कॉग्निटिव डोमेन में हमारे हायर आउटकम कौन कौन से, हायर टाइप के लर्निंग आउटकम कौन कौन से हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन में हमारे 6 आउटकम्स हैं। सबसे पहला हमारा आता है नॉलेज के बाद कंप्रीहेंशन के बाद एप्लीकेशन के बाद एनालाइज, देन सिंथेसिस और उसके बाद इवैल्यूएशन। तो इसमें पूछा कि हायर ऑर्डर मतलब हमारे फर्स्ट तो होंगे नहीं 3, क्योंकि टोटल 6 तो लास्ट के 3 रहेंगे हायर ऑर्डर के। तो फर्स्ट 3 नॉलेज, कंप्रीहेंशन ए खत्म, वो नहीं आएगा। बी कंप्रीहेंशन के बाद आता है हमारा
एप्लीकेशन तो वो भी नहीं आएगा। तो लास्ट के 3 हमारे आते हैं एनालाइज, सिंथाइज और इवैल्यूएशन। तो बी डी ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी डी एंड ई, जहाँ पे होगा एनालाइज, उसके बाद सिंथेसिस और उसके बाद इवैल्यूएशन। तो लास्ट के 3 जो आउटकम है वही हमारे हायर टाइप के हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 हमारे लोअर टाइप में आएंगे। इसने हायर टाइप पूछा है तो हायर में सबसे बड़े, सबसे ऊंचे कौन से, लास्ट के 3 एनालाइज करना, उसके बाद सिंथाइज, उसके बाद इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर यूजेज ए क्वेश्चन आंसर टू इंश्योर डिजायर्ड लर्निंग आउटकम his and her classroom. In this process, he and she offers the following type of comment to few answer given by student. एक टीचर है, वो एक क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज़ कर रहा है ताकि लर्निंग आउटकम को देखा जा सके अपने क्लासरूम के अंदर। क्वेश्चन, मेन बात है कि उसने क्वेश्चन आंसर मेथड को यूज़ किया है। इस प्रोसेस के अंदर उसने ऑफर किया है कि जब किसी स्टूडेंट ने आंसर किया तो उसने फीडबैक दिया, उसने कमेंट दिया है येस यू आर राइट गुड। तो एक कैसा एग्जाम्पल है, एक पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव है, कन्फर्मेटरी है या करेक्टिव फीडबैक है। तो पॉजिटिव फीडबैक है ये, क्योंकि यहाँ पे टीचर ने पॉजिटिव फीडबैक दिया बच्चे को कि आप सही हो और आप अच्छा बता रहे हैं। तो ताकि जो बच्चा वो मोटिवेट रहे, स्टूडेंट मोटिवेट रहे, वो आगे भी आंसर देने का कोशिश करे। तो ये पॉजिटिव फीडबैक है, यस यू आर राइट। तो पॉजिटिव फीडबैक है ये। आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं। आप हमें बताएं कमेंट में कि आपके आउट ऑफ 20 कितना स्कोर आया 20 क्वेश्चंस में से। और आज ये हमारी PYQ सीरीज चल रही 2020 एग्ज़ाम की। इससे पहले भी हम 5 से 6 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कुछ क्वेश्चंस, आप जाके चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और साथ साथ कमेंट में अपने स्कोर बताना ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।